नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस वक्त की बड़ी खबर सरहद के उस पार पाकिस्तान से आ रही है, जहां पेशावर में एक जबरदस्त बम धमाका हुआ है और इसमें अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। 143 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें पेशावर की एक मस्जिद की है और ये पुलिस लाइंस में बहुत ही हाई सिक्योरिटी इलाका है पेशावर का ये, और यहां पर हुआ है आत्मघाती हमला, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ये एक के बाद एक एम्बुलेंस में, पुलिस की गाड़ियों में, सिविल लोग, सेना के लोग सब एक साथ मिलकर घायलों को अलग अलग अस्पतालों में ले जा रहे हैं। और जो दुख की बात है वो ये है कि मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा वो ढह गया है और उसके नीचे यानी मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कई लोगों को निकाला भी जा चुका है। कम से कम 8 क्रेनें पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक, पेशावर पुलिस के मुताबिक 8 क्रेनों को वहां काम में लगाया जा रहा है। कई क्रेनें पहुंच चुकी हैं, कुछ और पहुंच रही हैं और डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर शव बुरी तरह से झुलस चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको पेशावर की पुलिस लाइंस की मस्जिद की दिखा रहे हैं, जहां पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक यह आत्मघाती हमला लग रहा है और इस आत्मघाती हमले में अब तक 28 शव निकाले जा चुके हैं। घायलों की संख्या 143 है, जिसमें 50 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हैं। कई लोग झुलस गए हैं और अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के मलबे में फंसे होने का डर है। दोपहर की नमाज के लिए पुलिस के ही ज्यादातर अधिकारी और पुलिसकर्मी इस मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। ये पुलिस लाइंस की मस्जिद है, बहुत हाई सिक्योरिटी एरिया में है। एक नहीं, दो नहीं, 3 टियर की सिक्योरिटी यानी 3 अलग अलग सिक्योरिटी की कतारें यहां पर है और उसके बावजूद आत्मघाती हमला यहां पर हुआ है। किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कुछ समय पहले आपको ध्यान होगा कि सीटीडी हेडक्वार्टर्स यानी काउंटर टेरर डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों का हमला हुआ था और उसमें उन्होंने पुलिस वालों को ही बंदी बना लिया था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इमरान खान दोस्ती करना चाहते थे टीटीपी से और इस समय जो शहबाज शरीफ की सरकार है और पाकिस्तान की सेना वो टीटीपी के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि जो अफगान तालिबान है यानी हक्कानी नेटवर्क के साथ मिलकर जो टीटीपी के साथ सीजफायर की बात हो रही थी वो सफल नहीं हो पाई। टीटीपी ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना दोमुहापन कर रही है, कि वैसे तो सीजफायर की बात कर रही है लेकिन टीटीपी के बड़े लोगों को निशाना बनाकर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। और दूसरी बड़ी खबर इस समय एक सियासी घमासान है जो भारत में ही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर घाटी में हुआ। इस पर केंद्रीय मंत्री सूचना और प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बड़ा प्रहार किया है कांग्रेस पार्टी पर। यह कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर में संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हुई, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन। यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी ने 1992 में संगीनों के जब आतंक का साया था तब उन्होंने वहां तिरंगा फहराया था। उस खराब परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन। राहुल गांधी से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुछ कड़े प्रश्न आज पूछे हैं। राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने न केवल श्रीनगर के बीचों बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराया बल्कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी तिरंगा फहराया। और कुछ समय पहले योगेंद्र यादव का एक बयान भी आया कि कश्मीर में स्थिति बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है
कि कश्मीर की जो स्थिति 1950 से 2019 तक थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन? बड़ा प्रहार अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर। हालांकि दूसरी तरफ 2011 में युवाओं को पीटा गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन? आपको ध्यान होगा 2010 में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई थी। 2010 में उमर अब्दुल्ला की सरकार थी श्रीनगर में और कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और आज उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक साथ ही इस यात्रा का हिस्सा भी थे। तो अनुराग ठाकुर यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि उस समय जो युवाओं को पीटा गया उसके लिए जिम्मेदार कौन था? और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आज श्रीनगर में समापन हुआ। भारी बर्फबारी के बीच शेर कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने भाषण दिया। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। वहीं अपनी दादी यानी इंदिरा गांधी को भी उन्होंने याद किया। मैं हिंसा को समझता हूं। हेलो कैस मैंने हिंसा सही है, देखिए कैसे खड़ा किया। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी। डरते हैं, नहीं डरते हैं, देखिए डरते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता। मैं हिंसा को समझता हूँ। हेलो कैस मैंने हिंसा सही है, देखिए कैसे खड़ा किया। जो हिंसा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने, मुझे पता लग गया कि कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली फिर ऊपर कर दिया भाई, क्या 14 साल का था। देखिए ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी श्रीनगर में मौजूद थी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और प्रेम की बात की। एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए, राहुल जी के लिए, जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना,
जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। और आइए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि श्रीनगर में हुआ क्या। कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा शुरू तो हुई थी कन्याकुमारी में। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर जबरदस्त बर्फबारी हुई। हमारी ये रिपोर्ट देखिए कि इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने तय समय में कार्यक्रम को किस तरह से पूरा किया। चित्रा त्रिपाठी और मौसमी सिंह की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर के शेरे कश्मीर में आसमान से बर्फ गिर रही थी और यहाँ जुटे नेताओं की जुबान से हमले के तीर निकल रहे थे। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में विपक्ष के 21 नेताओं को न्योता मिला था, जिसमें से कुछ मौजूद थे और कुछ ने मना कर दिया। जो आए उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधा। शेर ए कश्मीर स्टेडियम से पहले कांग्रेस दफ्तर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन उत्सव जैसा माहौल नजर आया। कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। पार्टी के सारे दिग्गज नेता यहाँ जमा थे। प्रियंका गांधी भी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के बीच कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया और आधिकारिक तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का समापन किया। राहुल यहाँ भी अलग रंग में दिखे। उन्होंने बहन प्रियंका के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। दोनों एक दूसरे पर बर्फ उछालते नजर आए। श्रीनगर में कश्मीर के ऑफिस में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, समर्थक भी, कार्यकर्ता भी और पार्टी के नेता भी। एपी या जनसंघ को देखेंगे, इंदिरा जी को गुंगी गुड़िया बोलते थे। राहुल जी, राजीव जी के बारे में कितनी बातें कही गई। राहुल जी पे तो लगातार हमले करते गए, लेकिन रोशनी को कोई अंधकार छुपा नहीं सकता। बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। तपस्या का फल हमेशा सार्थक रहता है और तपस्वी के लिए भी, तपस्या से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, देश और समाज के लिए भी सार्थक रहता है। हालांकि कश्मीर के मौसम ने समापन कार्यक्रम में थोड़ी रुकावट जरूर पैदा की। अशोक गहलोत जैसे कई बड़े नेता खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि सितंबर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन ने पार्टी की उम्मीदें बढ़ा दी है। मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ चित्रा त्रिपाठी, श्रीनगर, आज तक। तो सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और चित्रा त्रिपाठी की इस रिपोर्ट के बाद हम आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार, जहां जेडीयू और बीजेपी के बीच दरार और तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जबरदस्त वार कर रही हैं और ये सौगंध खा रही हैं कि कभी फिर एक साथ नहीं आएंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता किस गर्त में जा गिरा है, इसकी बानगी देखिए। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। नीतीश कुमार सौगंध खा रहे हैं, कह रहे हैं मरना मंजूर लेकिन कमल कबूल नहीं है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। मानो बीजेपी का नाम सुनते ही नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ने लगती है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इस बीजेपी के साथ वो सत्ता के साझेदार रहे, वो भी ज्यादा पहले की बात नहीं है। जिक्र होते ही बीजेपी पर नीतीश के हमलों की बौछार शुरू हो जाती है। सब भूल गए किस तरह से वहां पहुंचे थे, और उसके बाद जब हम लोग अलग हो गए थे
15 में तो कै गो सीट जीते थे। इस बार जो है हम ही को हरवा के हमारा ही वोट लेके जीत गए, अब आजकल बोल रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच हाल के दिनों में दूरी, तलखी सब कुछ बढ़ी है। बीजेपी भी पीछे नहीं है। जेडीयू पर हमले की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जो बात नीतीश आज कह रहे हैं, बीजेपी पहले से कहती आ रही है। समझौता करता जिसके बाद ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। यानी अगर हमलों की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से लगातार दूर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी का हमला आरजेडी के मुकाबले जेडीयू पर ज्यादा जोरदार दिखता है। तेजस्वी के मुकाबले नीतीश ज्यादा निशाने पर नजर आते हैं। शशि भूषण कुमार, पटना, आज तक। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स, सुधांशु त्रिवेदी को सुनते हैं। पृथकता का वक्तव्य तक दे चुके हैं, उसके साथ मिलने का समय मिलता है। फिर तमिलनाडु में एक अभिनेता से असफल नेता बने कमल हसन जी को वो इंटरव्यू देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि नेशन विद ए कंफ्यूज विजन। वास्तविकता यह है कि दोनों ही एक कंफ्यूज नेता एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे थे या जो भी उत्तर दे रहे थे। ये वो व्यक्ति हैं जिनके मुंह से आजाद कश्मीर जैसा शब्द भी निकल गया था। उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे। कर्नाटक पहुंचती है यात्रा। याद करिए, कर्नाटक के उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो पूर्व में रहे थे, क्या बोले थे कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र पहुंचती है यात्रा तो वीर सावरकर के खिलाफ नफरती बयान। गुजरात में जा नहीं पाती है। गुजरात के पास पहुंचते हैं तो गुजरात की विकास की सबसे बड़ी विरोध की प्रतीक मेधा पाटकर, जिन्होंने गांधीयंस विद गन कहा था। देखिए, कंफ्यूज नेशन इसे कहते हैं कि गांधी और गन का संबंध जिन्होंने स्थापित किया था उनके साथ थे। उसके बाद उनकी यात्रा का जो स्थायी साथी था, जैसे यात्रा में एक बारात में सहवाला चलता है ना, तो वो जो थे वो एक छात्र नेता थे जिनकी ख्याति टुकड़े टुकड़े की संज्ञा से जुड़ी हुई है और जिन्हें इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के द्वारा राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय युवा नेता का विशेषण भी दे दिया गया। उसके बाद यह यात्रा दिल्ली पहुंचती है। अनेक विपक्षी दलों से वो आह्वान करते हैं कि भाई अब तो आ जाइए, कोई आने को तैयार नहीं होता है। उसके बाद यह यात्रा जब कश्मीर के नजदीक पहुंचती है तो फिर वो दिल की आरजू ऐसे लबों पर आती है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का बयान कौन बोलता है? यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह जी। ये ठीक है कि फिर उनके सामने से माइक भी हटाया जाता है। यह दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की यह यात्रा शुरू से अंत तक किस प्रकार की प्रवृत्तियों को साधे हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि न गांधी के प्रदेश में जा पाई, न नेहरू के प्रदेश में जा पाई। और सेना के बारे में ऐसे अपमानजनक बयान कहे गए, हमारे वीर सैनिकों के लिए पिटने की बात कही गई। और इससे बड़ा कंफ्यूजन आपको इस यात्रा में दिखाई नहीं होगा कि हर बयान में उन्होंने कहा कि वो नफरत के खिलाफ अपना अभियान चला रहे हैं, मगर इतने नफरती जहर बुझे सामानों को लेकर ये कौन सी मोहब्बत की दुकान वो श्रीमान सजा रहे थे, ये कोई भी समझ सकता है। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ क्या बोला, मुझे नफरत कहीं दिखी नहीं। मतलब इससे बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य आपको नहीं दे सकता कि मेरी यात्रा नफरत के खिलाफ थी, तथा कथित नफरत के खिलाफ, और मुझे तो नफरत कहीं दिखी नहीं। श्री रामचरितमानस पर उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो गया है। रामचरितमानस को दलित विरोधी बताकर बैन करने की मांग करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी ने पदोन्नति दी और पार्टी का महासचिव बना दिया। अखिलेश यादव के इस दाव पर नया तनाव दिखने लगा। बीजेपी आग बबूला है, लेकिन अखिलेश यादव का अंदाज बता रहा है कि सब कुछ सोच समझकर हो रहा है। रामचरितमानस के कुछ अंश प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है
तो उसका सम्मान मत करो। यही धर्म है। अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। यह तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। रामचरितमानस पर ऐसी बयानबाजी के बाद तो कायदे से स्वामी प्रसाद मौर्य सांसद में आते, पार्टी उन्हें फटकार लगाती। स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा जाता, कैफियत मांगी जाती। स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रसाद मिला, वो प्रमोशन पा गए, महासचिव बना दिए गए। अब इस प्रमोशन वाले प्रसाद पर नया फसाद है। मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल में न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। दरअसल आप जानते हैं कि जो विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी खासकर, वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अखबार में आने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं। जबकि जनता अच्छी तरह जानती है समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है, गुंडे, बदमाश, माफिया, बैड एलिमेंट्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, उनकी पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी रही। तो अब ये साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान ने धोखा नहीं दिया था, ना ही उनकी समझ फिसली थी। रामचरितमानस पर टिप्पणी सोच समझकर, माप तौल कर ही दी गई थी। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य अड़े हैं और अभी भी डटे हैं। लेकिन साधु संतों की नाराजगी बढ़ रही है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने 21 लाख रुपए का इनाम रखा है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि गाली कभी धर्म नहीं हो सकता। अपमान किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया। लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया। तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी, और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इस बीच रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ने और जलाने को लेकर लखनऊ के पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता, इन्होंने हमेशा समाज को भ्रमित करने का, समाज को खंडित करने का, समाज को गुमराह करने का काम किया है। और इसी विरासत को आगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बढ़ा रहे हैं। राजनीति समाज की सेवा के लिए होनी चाहिए, राजनीति समाज को जोड़ने के लिए होनी चाहिए। बिहार से यूपी तक रामचरितमानस के नए नए अध्याय खोले जा रहे हैं। लालू तेजस्वी की आरजेडी रामचरितमानस पर विवाद उगलने वाले मंत्रियों को गले लगाकर खड़ी है, तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य शिरोधारी। न तेजस्वी ने मंत्री को हटाया, न अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को हड़काया। दोनों का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि जो हो रहा है सब आंका और आजमाया हुआ है। आज तक ब्यूरो। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 के आम चुनाव का क्या है मास्टर प्लान, उसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। 2024 के आम चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र भी दिया है। बजट सत्र से पहले हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ अहम संदेश दिए पार्टी के मंत्रियों को। क्या है वो संदेश और कैसे बीजेपी जीत का इतिहास रचने की तैयारी में है, हम आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दो 2024 में कैसे फिर से बने सरकार, मोदी का मास्टर प्लान तैयार। दो 2024 के आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को जीत का मंत्र दे दिया है। संसद के बजट सत्र से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में नरेंद्र मोदी ने जो नसीहत दी, वो 2024 के लिए उनके प्लान को देश के सामने रख देता है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अब आप लोगों के पास साल भर का वक्त रह गया है।
साल भर बाद लोग आपका आकलन करेंगे। आप सबके कामकाज का ब्यौरा मेरे पास है। कौन क्या काम करता है, आप लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, मुझे सब पता है। मेरा काम तो अलग है, पर हर मंत्रालय का भी हमें ब्यौरा देना होगा। लिहाजा आप भी अपने काम का आकलन तेज करिए। सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुझे हर मंत्रालय का बढ़िया आकलन चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में यह भी कहा कि अपने प्रचार प्रसार को छोड़कर सरकार के कामों और फैसलों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के मन में क्या चल रहा है, ये परीक्षा पर चर्चा के इस कार्यक्रम में जाहिर हो जाता है। उन्होंने छात्रों को दबाव से लड़कर बेहतरीन प्रदर्शन करने का मंत्र दिया। इसमें उन्होंने 2024 को लेकर बीजेपी से लगाई जा रही उम्मीदों का संकेत भी दिया। आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेक्षा करेगा। हम तो राजनीति में हैं, हम कितने ही चुनाव क्यों न जीत लें, लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है। 200 लाए हैं तो बोले 250 क्यों नहीं लाए, 250 लाए तो 300 क्यों नहीं लाए, 300 लाए तो 350 क्यों नहीं लाए। छात्रों को परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन का मंत्र देने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए 2024 की परीक्षा अब दूर नहीं है। साल भर का वक्त बचा है और इस वजह से उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का प्रसार घर घर करने की नसीहत दी है। बीजेपी ने वैसे तो तमाम मुद्दों पर 2024 को लेकर तैयारी तेज कर दी है, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सख्ती उनकी गंभीरता को जाहिर करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी है और सरकार के कार्य करने की शैली भी बदल गई। सिर्फ कार्य संस्कृति ही नहीं, चुनावी रणनीति और उससे जुड़ी तैयारियों को भी पीएम मोदी गंभीरता से लेते हैं। यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उस जीत के बाद 2024 में भी मोदी की जीत का दावा खुद अमित शाह ने कर दिया है। 24 में चूंटनी आवानी छे, आखो देश मोदी साहेब ने फरीवार वडाप्रधान बनावा माटे तैयार बैठो छे अने गुजरातनो आ संदेश काश्मीर थी कन्याकुमारी अने द्वारका थी कामाख्या सुधी पहुंच्यो छे मित्रों के 24 में फरीवार मोदी साहेब ज वडाप्रधान। 2024 के चुनावों से पहले देश के 10 अलग अलग राज्यों में चुनाव है। उनमें सबसे अहम चुनाव कर्नाटक का होगा, जहां बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने का चैलेंज है। जो लोग राजनीति में विभाजन की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, कुर्सी 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 एंड कुर्सी। उनको मैं बता देता हूं कि कर्नाटक की जनता ने तय कर दिया है, नो कुर्सी नो कुर्सी नो कुर्सी। 2024 से पहले बीजेपी ने इन 3 मुद्दों पर ताल ठोकना शुरू कर दिया है, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और विकास। 2024 के लिए बीजेपी की राह फिलहाल ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही। हाल ही में हुए सर्वे में बीजेपी की सरकार फिर से बनने की प्रबल संभावना जताई गई है। बीजेपी को बड़ी चुनौती कांग्रेस से है, जिसे उसने 2014 और 2019 में करारी शिकस्त दी थी। 2014 में बीजेपी 284, कांग्रेस 44। 2019 में बीजेपी 303, कांग्रेस 52। 2024 से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से पहले बीजेपी को घेरने की शुरुआत की है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल तब तक कुछ खास नहीं जब तक कि पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ साथ ना आ जाए, जिसकी संभावना अभी के संकेतों से नजर नहीं आती। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2024 का चुनाव अब दूर नहीं है। साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं को एक मंत्र दिया, जिससे विपक्षी दलों में खलबली मच गई। क्या है वो मंत्र, हम आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश के सामने कोई चुनौती होती है
तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख। विपक्ष यात्रा के बाद एकजुट होने की मशक्कत करता दिख रहा है। आपसी तकरार और अहम की टक्कर है। वहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर 350 प्लस के टारगेट को लेकर मैदान में उतर चुकी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का मंत्र फूंक दिया। पीएम मोदी ने नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी कि वो उन वर्गों से भी संपर्क करें जो बीजेपी को वोट नहीं देते। उन्होंने किसी वर्ग का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था कि इसमें हिंदू, सिख, ईसाई के अलावा मुस्लिम वर्ग भी शामिल है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी के मंत्र से यह साफ हो गया है कि 2024 में बीजेपी उन मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी जो उसकी पहुंच से अभी तक दूर है। पीएम मोदी का यह बयान उसी का संकेत देता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदर्शों को लेकर के देश को तोड़ने के कई बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकाल करके मां भारती के संतानों के बीच में दूध में दरार करने की कोशिशें हो रही है। लाख कोशिशें हो जाए, मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। एक तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नाम पर उस वर्ग को अपने साथ जोड़ने में जुटी है जो उसके खिलाफ माना जाता है। वहीं इस कदम से विरोधियों में खलबली है। उनको लोकसभा में, राज्यसभा में, काउंसिल में, विधानसभा में और सबसे बड़ी बात है कि सरकार में उनको स्थान दें। अगर वो सही मानों में पसमानदा और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए उनके मन में, उनके दिल में कोई जगह है, हमदर्दी है, तो पहले ये करके वो दिखाएं। ये सिर्फ चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें करने का कोई अर्थ नहीं। इस विरोध के बीच अगर बीजेपी इस वर्ग में सेंध लगाने में कामयाब रही तो 2024 में उसकी जीत का अंतर और बड़ा हो सकता है। जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई दिखाई देती। सिर्फ बयानबाजी नहीं, आंकड़े भी दिखाते हैं कि बीजेपी के खाते में आने वाला मुस्लिम वोट बढ़ रहा है। 2009 में बीजेपी को 4% मुस्लिम वोट मिले, 2014 में 8%, 2019 में भी 8% वोट मिले। 2024 में बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम वोट का आंकड़ा थोड़ा भी बढ़ा तो विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बीजेपी ऐसा कर चुकी है और इसकी मिसाल यूपी में रामपुर और आजमगढ़ की मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2017 और 2022 में यूपी में मिली प्रचंड जीत में बीजेपी के हौसलों को और बुलंद कर दिया है। आपका ये उत्साह बता रहा है कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को सभी वर्गों से जुड़ने का संदेश दिया, वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। यानी 2024 के महासंग्राम के साथ ही 2023 में कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े जाएंगे। इससे पहले 17 राज्यों में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जिसमें 9 में उसने सरकार बनाई। इस तरह जेपी नड्डा की कामयाबी 52% रही।
डेवलपमेंट मीन्स बीजेपी, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स बीजेपी, ट्रांसपेरेंसी मीन्स बीजेपी, गवर्नेंस मीन्स बीजेपी, प्रो पीपल मीन्स बीजेपी, एंटी पीपल मीन्स कांग्रेस, करप्शन मीन्स कांग्रेस, कास्टिज्म मीन्स कांग्रेस, कमीशन मीन्स कांग्रेस। ये कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी के मंत्र पर चलकर बीजेपी 2024 में एक नई मिसाल बनाएगी? क्या है वो एक्स फैक्टर जो 2024 में फैसला तय करेंगे? राम मंदिर, क्या धार्मिक राष्ट्रवाद बीजेपी को जिताएगा? क्या विपक्ष एकजुट होकर लड़ पाएगा? क्या राज्यों में गठबंधन टिक पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी इस पर गौर करते हुए मिशन 2024 के लिए आगे बढ़ रही है। आज तक ब्यूरो।